नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में बेलगाम हुआ कोरोना। जिम और मल्टीप्लेक्स बंद कर सकती है उद्धव सरकार। बता दें कि देश में कई महीने बाद शनिवार को एक दिन में मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 और मौतों की संख्या 500 के पार चली गई। बीते 24 घंटे में देश में 92,943 नए मरीज मिले। इसके मुकाबले 60,044 संक्रमित ठीक हुए। इससे पहले 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 97,860 मरीज मिले थे। इसके बाद ये आंकड़ा कम होना शुरू हो गया था। शुक्रवार को देश में 89,019 केस सामने आए थे। बाकी राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र के हालात ज्यादा बुरे हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 49,447 नए मामले सामने आए, जो कि अभी तक एक दिन सामने आए सबसे अधिक मामले हैं। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 29,53,523 हो गई, जबकि 277 और मरीजों की संक्रमण से मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर 55,656 हो गई। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उद्धव सरकार जिम, मॉल और मल्टीप्लेक्स को बंद करने का ऐलान कर सकती है। दोस्तों, कोरोना दिन ब दिन देश में बढ़ता ही जा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स अब नहीं करा सकते वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन, केंद्र ने लगाई रोक। बता दें कि एक तरफ जहां देश में कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय ने फ्रंट लाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों में टीकाकरण को लेकर बड़ी घोषणा की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन अब बंद किया जाएगा। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। वहीं कई फ्रंट लाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि कुछ अयोग्य लाभार्थियों को कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है और टीका लगाया जा रहा है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 वैक्सीन के लिए तत्काल प्रभाव से फ्रंट लाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि क्योंकि कई अयोग्य लोग इसका फायदा उठाकर अपना नाम जुड़वा रहे हैं, ये नियमों का उल्लंघन है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार शाम 8 बजे तक देश भर में कुल 7,44,42,267 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। अब तक 89,53,552 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं 53,06,671 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें तो देश में अब तक 96,19,289 कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन की पहली खुराक और 40,18,526 फ्रंट लाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण के तीसरे फेज में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। दोस्तों, कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान हमारे देश में जोरों पर है, लेकिन आम आदमी तक ये अभी तक पहुंच नहीं पाया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर बंगाल चुनाव के हवाले से आ रही है। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से की पीएम मोदी की शिकायत, चुनावी रैलियों के लिए वीवीआईपी विमान पर उठाए सवाल। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से रैलियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी की इन्हीं चुनावी रैलियों को लेकर शनिवार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अधीर रंजन चौधरी ने अपने पत्र में पीएम मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रैलियों के लिए वीवीआईपी विमान के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता ने अपनी शिकायत में चुनाव निकाय से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में कहा कि उन्हें एक निर्धारित चुनाव कार्यक्रम रद्द करना पड़ा क्योंकि उनके वाहन को एसपीजी द्वारा घंटों रोके रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पीएम मोदी का वीवीआईपी विमान डुमडुम हवाई अड्डे पर लैंड होने वाला था। अधीर रंजन चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को संबोधित अपने पत्र में कहा, किसी भी आधिकारिक उद्देश्य पर पीएम की सुरक्षा को मुख्य चिंता माना जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं तो यह किसी अन्य राजनीतिक नेता के संयम की कीमत और उत्पीड़न पर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, पीएम मोदी की सुरक्षा की वजह से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा और एक पूर्व नियोजित राजनीतिक कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। मैं ये समझने में विफल हूं कि क्या राजनीतिक रैली में भाग लेने के लिए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जा सकता है, वो भी ऐसे समय में जब भारत इतना गरीब देश है। सभी सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के चलते अपने कुछ दिनों की सैलरी कटवानी पड़ रही है। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी की बातों से आप कितना सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि सुएज नहर का ट्रैफिक जाम पूरी तरह खत्म, आखिरी जहाज जल मार्ग से कराया गया पार। बता दें कि मिस्र से होकर गुजरने वाली सुएज नहर में ट्रैफिक जाम में फंसे आखिरी जहाज को बाहर निकाल लिया गया है। इसके साथ ही सुएज नहर में पिछले दिनों जहाज के फंसने के चलते शुरू हुआ ट्रैफिक जाम पूरी तरह खत्म हो गया है। सुएज नहर नियामक के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। पिछले दिनों एक भारी कंटेनर जहाज एवर गिवन तेज हवाओं के चलते फंस गया था, जिसके बाद विश्व के सबसे व्यस्त जलमार्ग में पूरी तरह से जहाजों की आवाजाही ठप हो गई थी। इसके चलते कई सारे जहाज जो सुएज नहर में प्रवेश कर गए थे फंस गए थे। कई दिनों के प्रयासों के बाद जब पिछले सोमवार को एवर गिवन को निकाला गया था तो उस समय 422 जहाज ऐसे थे जो इस रास्ते से निकलने के लिए कतार में थे। इनमें से 65 जहाज शनिवार को पार हुए, जिसके बाद अधिकारियों ने ब्लॉकेज रूट के पूरी तरह साफ होने की घोषणा की। सभी जहाजों को निकाला गया। सुएज नहर प्राधिकरण ने शनिवार को कहा कि एक विशाल कंटेनर पोत की वजह से लगभग एक सप्ताह से महत्वपूर्ण जलमार्गों पर फंसे जहाजों को अब निकाल लिया गया है। प्राधिकरण के प्रमुख ओसामा रबी ने कहा कि एवर गिवन के नहर के निकाले जाने के बाद से ये सभी जहाज सुएज जलमार्ग से आने का इंतजार कर रहे थे। सुएज नहर प्राधिकरण ने एवर गिवन जहाज के जलमार्ग में फंसने और इसके चलते 6 दिन तक इसके बंद रहने के कारणों का पता लगाने के लिए बुधवार को जांच शुरू की है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर जलमार्ग से दुनिया भर का 10% से अधिक व्यापार होता है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें ममता बनर्जी ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, ओवैसी को भाजपा ने हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए पैसा दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी और फुरपुरा शरीफ यानी अब्बास सिद्दीकी को भाजपा ने हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए पैसा दिया है। यदि आप एनआरसी और डिवीजन नहीं चाहते तो उन्हें वोट न दें। उनके लिए वोट देने का मतलब होगा आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ममता ने ओवैसी का नाम लिए बिना किया यह हमला। ममता बनर्जी ने ओवैसी के लिए कहा कि ध्रुवीकरण करने के लिए मैदान में है। असदुद्दीन की पार्टी एमआईएम और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट का नाम न लेते हुए ममता बनर्जी ने इस रैली में हैदराबाद कहते हुए संबोधित किया। वहीं अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं से भी आग्रह किया कि वे भाजपा की सांप्रदायिक झड़पों को भड़काने की कोशिश के खिलाफ भी पहरेदारी करें और आपके इलाके में परेशानी खड़ी करने के लिए आए बाहरी लोगों को घुसने न दें। बता दें कि रैदीघी, जहां टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया, वो पश्चिम बंगाल में एक विधानसभा क्षेत्र है और 2016 विधानसभा चुनाव में ये निर्वाचन क्षेत्र अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने जीता था। तब टीएमसी की देबाश्री रॉय ने 1229 वोटों के अंतर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कांति गांगुली को मात दी थी। पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत रैदीघी सीट है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2021 में इस सीट पर 6 अप्रैल को मतदान होंगे। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। केरल में राहुल गांधी का वादा, सरकार बनी तो किसी के भी खाते में 72,000 से कम नहीं होगी राशि। बता दें कि केरल में 2 दिन बाद चुनाव होने हैं, जिस वजह से वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। राज्य में एक और जहां बीजेपी हाईकमान ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन को मैदान में उतारकर मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं महंगाई जैसे अहम मुद्दे को उठाकर कांग्रेस भी सत्ता की चाबी पाने की कोशिश में है। इसी बीच शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कोझिकोड पहुंचे और वहां पर एक रैली को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कई मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी, पेट्रोल, डीजल आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, महंगाई आपकी जेब से पैसा निकालती है। नरेंद्र मोदी के खेत कानून आपकी जेब से पैसे निकालते हैं, ऐसे में पैसा आपकी जेब में कब डाला जाता है। राहुल के मुताबिक कांग्रेस न्यूनतम आय योजना लेकर आई है, जो लोगों के जेब में पैसा डालने का काम करेगी। न्याय केरल में गरीब को तुरंत नष्ट करेगी। इसके लागू होने के बाद केरल में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं होगा और राज्य में किसी के बैंक खाते में 72,000 रुपए से कम नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को वायनाड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 15 साल तक अमेठी के सांसद रहे हैं। जब उन्होंने अमेठी के हालात नहीं सुधारे तो वायनाड का क्या भला करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी की तरह राजनीतिक पर्यटक नहीं देखा है, वो वायनाड भी पर्यटन करने आए हैं। जब तक वो सांसद रहेंगे तब तक इलाके का विकास नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, केरल में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ममता बनर्जी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा दीदी ने बंगाल में हार स्वीकार कर ली है। दोस्तों बता दें कि पिछले 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि उन्हें खबर मिली है कि नंदीग्राम में हार पक्की होने के बाद ममता बनर्जी अब दूसरी सीट तलाश रही हैं। पीएम के इस दावे को खारिज कर दिया था। यही नहीं, पीएम के बयान पर टीएमसी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा था कि पीएम को चिंता करनी चाहिए क्योंकि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पीएम मोदी ने इसी को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। पीएम ने आगे कहा कि अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद दीदी को लोकसभा को जरूर हाथ आजमाना चाहिए। पीएम ने इस दौरान वाराणसी से हल्दिया जल मार्ग का जिक्र करते हुए कहा, हल्दिया से वाराणसी का जो वाटरवे विकसित हुआ है उसके चलते ही आपका मन वाराणसी की तरफ मुड़ गया होगा। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के उन्हें बाहरी बताने को लेकर भी पलटवार किया। पीएम ने कहा कि दीदी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो मेरे बनारस के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी और टूरिस्ट नहीं कहेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जय श्री राम के नारे को लेकर भी ममता पर वार किया। पीएम ने कहा कि दीदी बंगाल की तरह वाराणसी के लोग भी बड़े दिल वाले हैं, लेकिन जब आप वहां जाएंगी तो आप बहुत सारे सिंदूर लगाए और चोटी वाले लोगों से मिलेंगी। आपको तो जय श्री राम का नारा इतना परेशान करता है, वहां तो आपको हर 2 मिनट पर हर हर महादेव सुनना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगी। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर असम इलेक्शन के हवाले से आ रही है, जिसमें बता दें कि एआईयूडीएफ चीफ के बेटे अब्दुल रहीम का विवादित बयान, कहा असम में दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की होगी सरकार। बता दें कि असम में जारी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एआईयूडीएफ के नेता अब्दुल रहीम अजमल ने अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन मंच से दिए उनके एक बयान ने बवाल मचा दिया है। अब्दुल रहीम ने कहा कि इस बार दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की सरकार चलाएंगे। एआईयूडीएफ के इस बयान की विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आलोचना की है। संगठन ने इसे जिहादी मानसिकता कहा है। आपको बता दें कि अब्दुल रहीम अजमल एआईडीयूएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के बेटे हैं। 2 अप्रैल को वो भवानीपुर के बजाली जिले में पार्टी के उम्मीदवार के लिए पिता संघ प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार यहां आपकी सरकार होगी, गरीबों की सरकार, विकास के लिए सरकार, दाढ़ी टोपी लुंगी वाले की सरकार और हमारी पार्टी की सरकार जो सिंदूर पहनती है। अब्दुल रहीम ने आगे कहा
कि अब्दुल रहीम, हम दाढ़ी टोपी लुंगी की सरकार में मां बहनों के दुपट्टे की इज्जत होगी, मां और बहनों के बुर्के की इज्जत होगी। अब्दुल रहीम अजमल के इस बयान पर अब विश्व हिंदू परिषद ने AIBUF को आड़े हाथ लिया। प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि अब्दुल रहीम का ये बयान उनकी जिहादी मानसिकता को दर्शाता है। उनके बयान से ऐसा लगता है कि असम का मुख्यमंत्री सिर्फ मुसलमान ही होगा। असम की जनता को अच्छे से पता है कि वो बुर्के से मुक्ति की बात नहीं करते। जब तक आप महिलाओं के बुर्के, 3 तलाक, हलाला और खतने से मुक्ति दिलाने का वादा नहीं करते, तब तक महिलाओं के लिए आपकी ये बातें शोभा नहीं देती। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि केजरीवाल को वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का मिला न्योता, लंदन के मेयर ने भेजा निमंत्रण। बता दें कि वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता भेजा गया है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार की तरफ से इसको लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया। इस मंच पर अरविंद केजरीवाल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केजरीवाल को लंदन के मेयर सादिक खान ने आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के 40 शहरों वाले फोरम में शामिल होंगे। इस निमंत्रण से बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं, ऐसा केजरीवाल ने कहा। इस निमंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो इस फोरम के वार्षिक सम्मेलन में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को संस्कृति और कलाकार अनुकूल शहर के मामले में दुनिया में सबसे आगे ले जाने का है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संस्कृति एक शानदार जरिया होगा। दिल्ली की संस्कृति को फिर से याद करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस फोरम की इस साल की थीम द फ्यूचर ऑफ कल्चर रखी गई है। फोरम की थीम पर केजरीवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये एक प्रासंगिक विषय है। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1 साल से चुनौतियों का सामना करने के बीच दिल्ली की संस्कृति को फिर से याद करने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें बता दें कि ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, मैं उनमें से नहीं जो 5 स्टार होटल से लंच पैक करवाकर दलितों के यहां भोजन करते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आज दक्षिण 24 परगना के रैदीगी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अपने ऊपर लगे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक कट्टर हिंदू हूं और घर से बाहर निकलने से पहले रोज चंडी मंत्र का पाठ करती हूं, लेकिन मैं सभी धर्मों के लोगों के धर्म का सम्मान करने की अपनी परंपरा पर विश्वास रखती हूं। भाजपा नेताओं के दलितों के घरों पर भोजन करने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण महिला हूं, लेकिन मैं हर समय अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ जुड़ी रहती हूं, जो मेरी हर जरूरतों का ख्याल रखती है, वो मेरे लिए खाना भी बनाती है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे उन लोगों की तरह इस बात का प्रचार करने की जरूरत नहीं है जो 5 स्टार होटल से लंच लाकर दलितों के आंगन में बैठकर खाते हैं और जिनका स्वभाव ही दलित विरोधी, पिछड़ी जाति विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आते ही एनआरसी और सीए लागू करेगी और लोगों को यहां से जाने के लिए मजबूर करेगी। उन्होंने कहा कि वे पश्चिम बंगाल और इसके लोगों को बांट देंगे। याद रखिए कि उन्होंने कैसे 14 लाख बंगालियों और 2 लाख बिहारियों के नाम एनआरसी से हटा दिए हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मतदान से 48 घंटे पहले केंद्रीय बल हर व्यक्ति के घर जाकर उन्हें डरा धमका रहे हैं, उनसे भाजपा को वोट डालने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने लोगों से इनका सामना करने को कहा। टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले रैदगी के वर्तमान विधायक और अभिनेत्री देवश्री रॉय पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने टीएमसी से टिकट न मिलने पर भाजपा का दामन थामा। हमारे यहाँ ऐसे अवसरवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी केवल विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। गौरतलब है कि राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, जबकि नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में बढ़ेगी गर्मी। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का है अनुमान। दोस्तों बता दें कि मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में आज से गर्मी बढ़ने की बात कही है। वहीं उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। केरल और कुछ अन्य राज्यों में भी बारिश की संभावना है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में धूल भरी आंधी चल रही है, लेकिन अब दिल्ली में आने वाले दिनों में फिर से तापमान बढ़ेगा।
देश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि पहले से ही गर्मी का सामना कर रही दिल्ली और उत्तर भारत में गर्मी और बढ़ने वाली है। राजस्थान में अगले 2 दिनों में गर्मी बढ़ने का अनुमान है। आज यानी 3 अप्रैल से उत्तर भारत में लू चलने लगेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ को आज से ही हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने एक और राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, गुजरात समेत कई राज्यों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया है। वहीं केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के आसार भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।